हेलो, स्वागत है आपका अमीशा स्टडी सेंटर में। और मैं आपको साइंस का जो है, हम साइंस के बायोलॉजी के पोर्शन में पहुंच चुके थे। मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस करवा रही थी, जिसमें कि हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे और क्या पढ़ चुके थे, और हम पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स में किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो लास्ट के ये 2 वीडियोस पढ़े हैं, पहले उनको देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज हम अपने लाइफ प्रोसेसेस के को ही कंटिन्यू करके हुए आगे के टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इस वीडियो के बाद आपको ना रहें। ठीक है, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में श्वसन की प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है ना, और जो भी हम प्रोडक्ट अंदर लेते हैं उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। चलिए, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cells. देखिए, इसमें ये बात बताई जा रही है कि रेस्पिरेशन होता क्यों है। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया, जिसमें कि हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या होता है। देखिए, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, इतना तो हमें सबको पता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ होती क्यों है, क्यों हम सांस लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नामक एक गैस होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो है इनहेल करते हैं। उससे क्या होता है, जो फूड न्यूट्रिशन पढ़ा हमने और डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा, उसमें क्या हमने देखा, हमने क्या करा था, खाना खाया था और उस खाने को डाइजेस्ट किया था, राइट। तो इसके द्वारा जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा फूड, जो कि फूड मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, फूड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, एज अ फ्यूल काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी काम करती है ना। तो इसको फूड को बर्न करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हम क्या है, वो चीज़ ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये जो है, जो ऑक्सीजन से जो है फूड बर्न होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, ये काम कहाँ होता है, सेल्स में होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं ना, उन सेल्स में होता है। और सेल्स में भी कहाँ होता है, तो सेल्स में भी ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, वहाँ पर ये चीज़ें टेक्स प्लेस होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, ATP मॉलिक्यूल। अब ATP का फुल फॉर्म कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में और ये बहुत सारी चीज़ें कई बार गलत हो जाती हैं और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो हमें आता है तो ये तो हम नहीं गलत करेंगे, और वही चीज़ें गलत होती हैं मोस्टली। तो बहुत ध्यान से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमको मिलता है, किस चीज़ से मिलता है, ये ADP से मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी आपको लिख के बताई हुई है, जिससे कि आपको क्या है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, ADP प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो क्या होता है, एनर्जी चाहिए हमको, जो कि रेस्पिरेशन के माध्यम से हमें मिल रही। ठीक है, रेस्पिरेशन, हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे क्या बनता है, ATP ये वही एनर्जी है जो हमारे सेल्स के अंदर बनती है और हमको आगे के काम करने में जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये बात समझ में आई। चलिए, अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एनर्जी इज स्टोर्ड
इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यही चीज़ मैंने आपको बताई, जो हमारे सेल्स में एनर्जी जो है स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखिए, जो हमारा एटीपी है वो कैसे ब्रोक डाउन होता है, ठीक है। और एनर्जी मतलब एनर्जी जब हमको चाहिए कोई भी काम करने के लिए तो उसका ब्रेक डाउन होगा, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी ना। तो देखिए, जब एटीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या बनाता है, एडीपी, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये भी इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही इक्वेशन आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए रेस्पिरेशन के टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, दो तरीके के श्वसन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दोनों को ही हम एक एक करके स्टडी करेंगे और इक्वेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। It takes place in the presence of oxygen. It produces more energy. The end products are carbon dioxide, water and energy. It takes place in most organism. देखिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसको बहुत अच्छा सा याद करने का ये तरीका है कि एरोबिक लिखा है, ठीक है। एरोबिक यहाँ से आ रहा है, ये एयर वर्ड से आ रहा है। मतलब कि ये कब टेक्स प्लेस होगा, ये कब होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। याद करने का एक तरीका है। इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट्स आर, अब देखिए इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये कहाँ, ये क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये वाला रेस्पिरेशन होता है। In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in cytoplasm in presence of oxygen. Then in presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and in the mitochondria. देखिए, अब देखिए ग्लूकोज जो हमारा होता है, ठीक है। ग्लूकोज कितना कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। अब जो ग्लूकोज है हमारा, वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये 3 कार्बन का होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। अब ये काम कहाँ हो रहा है, हमारे सेल के किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड एरिया होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, वो सारा साइटोप्लाज्म होता है। तो ये काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसकी जो प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो हमारी स्टोर रहती है, ठीक है। और वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, हम एक्सेल कर देते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो हम उसको क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। पिछला काम साइटोप्लाज्म में, ये वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनर्जी स्टोर भी किस में रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर रहती है। और एक बात, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है, अभी मैंने लास्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ATP के फुल फॉर्म में, ठीक है। ATP फॉर्म में होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में आई बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, और इक्वेशन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी। ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और भी क्या डिटेल्स है आइए पढ़ लेते हैं। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या थे एंड प्रोडक्ट्स, उसमें थे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और एनर्जी। लेकिन इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, या तो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, और क्या है, इथेनॉल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है। एनर्जी उसमें भी थी, एरोबिक में भी एनर्जी थी, लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी थी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी। यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिवली कम एनर्जी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इट टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स एंड ईस्ट, ये कहाँ पर होता है, या तो मसल सेल्स में होता है या फिर ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट and in absence of oxygen pyruvate is converted into lactic acid and energy। तो देखिए दो जगह होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हमारे एक तो होता है मसल सेल्स में और ईस्ट में होता है। अगर हम मसल सेल की बात करें, ठीक है, मसल सेल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, पहले तो ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन में चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सिंपल में आएगा, और ये काम कहाँ होगा, पायरुवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि ये काम साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। आई बात समझ में। और फिर उसके बाद में पायरुवेट जो है 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में हो रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स में हो रहा है। अच्छे से याद कर लीजिए, मसल सेल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। आई बात समझ में। तो ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और देखिए जब हमारा ईस्ट में होगा तब क्या होगा, तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, और फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, और एनर्जी तो होगी ही, है ना। यानी कि जब हमारा मसल में था तब क्या हो रहा था, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही थी, और जब ईस्ट में है तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल। सिंपल है बात। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही केसेस में, चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक में मसल हो या लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड होनी ही होनी है। ठीक है, एनर्जी भी होनी ही होनी है, लेकिन एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ईस्ट के प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हम कर्ड वगैरह जमाते हैं ना, वो ईस्ट के प्रेजेंस में तो फर्मेंटेशन होता है। या हम क्या करते हैं, डोसा का बैटर जो है फर्मेंट करते हैं, ये क्या होता है इसमें, तो वो यही वाला जो है प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड वाला प्रोसेस था, ये जैसे कि जब हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, या फिर जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में पेन होने लगता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है, जिस वजह से पेन होता है। तो ये वाला जो है रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। तो ये देखिए, एक मैंने थोड़ा सा जिस तैयार की है ताकि अच्छे से समझ में आए। ग्लूकोज है, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी भी इसके साथ रिलीज़ हो रही है। ये काम कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, तीनों ही केसेस में। ठीक है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, ईस्ट वाला हो चाहे मसल हो, यानी कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता ही है। उसके बाद में आ जाते हैं 3 तरीके, जिसमें कि पहला हम देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये किस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, याद हो गया, अब कभी भी भूलना नहीं है इसको। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद हो लिया, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में, मसल में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जॉइंट्स में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, अब देखिए फिर से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ईस्ट में, इसमें क्या रिलीज़ हो रहा है, इथेनॉल रिलीज़ हो रहा है और एनर्जी।
ये कहाँ होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इतना टफ नहीं है, याद हो गया होगा आई गेस। चलिए, अब हमने दोनों तरीके के रेस्पिरेशन देख लिए। अब हम रेस्पिरेशन के पूरा, आप देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। द मेन organs of the respiratory system are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm। देखिए क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं, बॉडी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ये तो नेज़ल है, नेज़ल कैविटी होती है, ठीक है, नोज़ में नेज़ल कैविटी होती है, नेसल कॉनिक है, फ्रंटल साइनस है ना, ये सारे इधर होते हैं ये। और फिर उसके बाद में क्या है, ये लैरिंग्स है, ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ट्रैकिया, ठीक है, जो कि विंड पाइप होता है हमारा। और फिर यहाँ से क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया, दोनों ही लेफ़्ट लंग, ये आपका लेफ़्ट लंग है, ये आपका क्या है, राइट लंग है। और ये जो नीचे होता है लंग के दोनों साइड क्या होता है, डायफ्राम होता है ना, ये बात समझ में आई। और फिर उसके बाद में जो हमारे लंग्स हैं वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई जो है प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकस में हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो ब्रांचेस है वो और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। और फिर उसके बाद में और भी छोटी यूनिट होती है जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। इसको मैं आपको और दूसरे डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है। चलिए, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। अब एयर कहाँ से एंटर होती है, नॉस्ट्रिल से, यानी कि हमारे नोज़ से जो है आती है। द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है ना। जो एयर है जो बाहर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो बहुत प्योर तो है नहीं, है ना, इसीलिए हमारे क्या है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी अनवांटेड पार्टिकल है हमारी बॉडी के लिए वो ट्रैप कर देते हैं। आगे देखिए, इट देन पासिस थ्रू फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। अब ये जो है लैरिंग्स और ट्रैकिया यानी विंड पाइप से होते हुए कहाँ पर होता है, ब्रोंकाई पे तक पहुँचता है, ठीक है, जो ब्रांचेस होती है भी मैंने आपको बताया वहाँ। और कहाँ पर एंटर कर जाता है, यहाँ से होते हुए लंग्स में, ठीक है, लंग्स में, फेफड़ों में आ जाता है। द ट्रैकिया हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज which prevent it from collapsing when there is no air in trachea। देखिए, जब ट्रैकिया में कोई भी एयर नहीं होती है ना, तो उसको कोलैप्स होने से कौन बचाता है, ये रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज वाली रिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्यों होती हैं, ये सिर्फ क्या है, फ्लेक्सिबल, ये ट्रैकिया के रिंग्स के होने से कार्टिलेज का क्या होता है, देखिए कार्टिलेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। काम बोन्स का ही करते हैं, हड्डियों का ही करते हैं प्रॉपर, लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे ट्रैकिया में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। देखिए, अब जो ब्रोंकाई है वो और भी ज़्यादा स्मॉलर जो हैं ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। विच एंड्स इन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई। और ये जो हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो और भी ज़्यादा जो हैं छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़े से छोटे से सैक लाइक या बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वेलाई बोल रहे हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, रेस्पिरेशन की। The alveoli supplied with blood vessels through the exchange of gases takes place। अब देखिए, जो alveoli होती हैं वो उनमें क्या है, वो ब्लड वेसल से जुड़ी रहती हैं, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। यहीं पे जो है alveoli में ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं, है ना।
यानी कि यहीं पे जो हम एयर ले रहे हैं वहीं से क्या होगी, ऑक्सीजन जो है ट्रैप हो जाएगी और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जो है मिक्स हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है वो एक्सेल हो जाएगी। ठीक है। द एल्वोलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता, थोड़ी सी उसको स्पेस चाहिए, जिसके लिए उसको क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। यहीं पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ आपको एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देखने में मिलेगा। ये देखिए जैसे कि ये क्या है, ये आपके दोनों लंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स आ रही है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये देखिए आप ध्यान से देखिए तो, जिनके थ्रू क्या है जो है ब्लड, जो हार्ट से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, वो क्या है ऑक्सीजनेटेड होके वापस जो है हार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आर्टरी है जो कि किससे, ब्रोंकिल से जुड़ी हुई है, और ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये हैं एल्वोलाई। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये एल्वोलाई है ना। यहाँ पर वेन्स हैं, ब्लू कलर की हैं जो वेन्स हैं, और जो रेड कलर की है वो क्या है, आर्टरीज है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना। यहाँ पर जो है ब्लू कलर की वेन्स आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन लेके वापस से फिर से हार्ट में जा रही है पूरी बॉडी में पंप होने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इतना समझ में आ गया हो। और ये देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं अपनी कॉपी में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म हम देखेंगे कि होता क्या क्या है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, the muscle of the diaphragm contracts and moves downwards and the chest cavity expands and airs enter into lungs। देखिए लंग्स में जो है एयर कैसे एंटर होती है ये आपको इसमें समझाया गया है कि जब हम ब्रीथ करते हैं एयर, तो हमारा जो डायफ्राम, लंग्स के नीचे एक पोर्शन था उसको हम क्या बोल रहे थे, डायफ्राम बोल रहे थे। ये इसका क्या काम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और नीचे की ओर खिसकेगा, जिससे कि क्या है चेस्ट कैविटी जो लंग्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा और एयर जो है एंटर करेगी हमारे लंग्स के अंदर। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम एक्सहेल करते हैं, द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड द चेस्ट कैविटी। अब जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं, डायफ्राम मस्कुलर बॉडी होती है, उसमें क्या होगा, जब हम ब्रीद आउट हमको करना होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तब ये रिलैक्स होगा, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, अब ये रिलैक्स होगा, यानी कि और ज़्यादा एक्सपेंड होगा और ऊपर की ओर खिसकेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो लंग्स हैं वो एयर को रिलीज़ करेंगे और जो चेस्ट कैविटी क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और गैस जो है आउट ऑफ द लंग्स मूव कर जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ही सैचुरेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो है आगे का ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आप बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।